नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले आप सभी का फिर से एक बार स्वागत कर रहा हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग हमारे 12th इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज का जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर चल रहे उसमें से जो थर्ड भी चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका 4th पार्ट देखने वाले। और वो पार्ट है हमारा व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर टोटल 3 मेथड्स, तो हम लोग सब 1 बाय 1 देखते हैं। चलिए, जो हमारा पहला मेथड है मेजर करने का वो है रेशो और परसेंटेज मेथड। दूसरा मेथड जो है उसे हम लोग कहते हैं टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। एंड द थर्ड वन इज पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड्स। 1 बाय 1 हम लोग समझ के ले लेते हैं। बट उससे पहले आप क्या कीजिए, मैं जब सिखा रहा हूँ आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए और उसके साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ वो नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको और अच्छे से समझे। और एक इंपॉर्टेंट बात बाद में रह जाती है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि हाउ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, व्हाट आर द सजेशंस यू वांट टू गिव टू मी, और कोई चीजें जो आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रही बता दीजिए, मैं वो अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, रेशियो और परसेंटेज मेथड को समझते हैं। रेशियो और परसेंटेज मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग the percentage change in demand by percentage change in the price। क्या है मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं विद फॉर्मूला। परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड। यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश की है, मतलब मैं बताता हूँ। यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते, इसको लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज, परसेंटेज का साइन आपको दिख रहा है, जो ट्राइंगल दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है चेंज। क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन व्हाट? क्यू फॉर क्वांटिटी डिमांडेड। नीचे दिया हुआ है डिवाइडेड बाय परसेंटेज, डेल्टा में चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसको और हम लोग थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं, वो आगे देखिए लिखा हुआ है, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। डेल्टा क्यू बाई क्यू मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये इसको और अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, कैलकुलेशन करने के लिए आसानी होती है। मल्टीप्लाइड बाय पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। एक्चुअली डेल्टा पी बाई पी मतलब परसेंटेज इन प्राइस होता है, बट हमारे पहले वाले फॉर्मूला में वो डिवाइडेड था, इसलिए वहां पे जाने के बाद मल्टीप्लाइड हो गया और मल्टीप्लाइड होते वक्त उसको हम लोगों ने रिवर्स कर दिया। जब हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कैलकुलेशन कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल। यहाँ पे हम लोगों ने एक कमोडिटी लिया है जिसका प्राइस है 20 और 25। मतलब क्या है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, जब 20 प्राइस था हम लोगों ने 10 क्वांटिटी डिमांड किया था, और जैसी प्राइस इंक्रीज हुआ हम लोगों ने क्वांटिटी डिमांड कम कर दिया, मतलब 9 पे आ गया। नॉर्मली यही होता है। तो उसको हम लोग समझते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कैसे करना है। चलिए हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी बाय डेल्टा पी। फॉर्मूला लिख दिया। अभी यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना होगा। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा क्यू है मतलब क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी कहाँ पे? सेकंड कॉलम में है। 10 क्वांटिटी से 9 क्वांटिटी हम लोग क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। मतलब चेंज कितने का है? एक क्वांटिटी का है। तो डेल्टा क्यू क्या होगा? 1 होगा। क्यू क्या है? हमारा बेस क्वांटिटी कितना था? 10। तो क्यू में क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। मल्टीप्लाइड बाय पी क्या है? बेस प्राइस देखो 20 और 25, उसमें से लेना कौन सा है? बेस प्राइस लेना, मतलब 20 लेना, पहले वाला 20 ले लिया। पी मतलब डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस। प्राइस कितने से कितने पे गया है? 20 से 25 पे गया। तो हमारा चेंज कितने का है? 5 का है। तो डेल्टा पी कितना आएगा? 5। चलिए लिख लेते सब। ठीक है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो है 0.4। मतलब ईडी इज इक्वल टू क्या है? 0.4। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था कि अगर ईडी 1 से कम है, ईडी इज लेस देन 1 है, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट हुआ कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसे रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि वो 1 से कम है। अगर 1 से ज्यादा होता तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहलाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड हमारा देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, दिस मेथड ऑल्सो डेवलप बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड।
और फिर उससे पता चलता है कि इलास्टिसिटी कैसी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला देख लीजिए। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर कंपेयर करने वाले हैं। देखिए, इन दिस कनेक्शन मार्शल हैज गिवन द फॉलोइंग प्रपोजिशन। क्या दिया है उन्होंने, जब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा तो ईडीज क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगा, ईडी इज इक्वल टू 1 होगा। और जब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होगा, ईडी विल बी लेस देन 1। और अच्छे से समझाता हूं अगले वाले स्लाइड में। ये देखिए, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या है, ईडी इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है समझ लीजिए। व्हेन विद अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी द टोटल आउटले इंक्रीजेस, टोटल आउटले इंक्रीज होगा, ये याद रखो, टोटल आउटले इंक्रीज होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। जब इंक्रीज हो रहा है टोटल आउटले मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डिमांड इज ग्रेटर देन 1। और जब ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा। सेकंड वाला यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब ईडी इज इक्वल टू 1 जब होगा तो क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगा। कब होगा देखते हैं, व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेस टोटल आउटले डज नॉट चेंज और रिमेन कांस्टेंट। टोटल आउटले डज नॉट चेंज और रिमेन कांस्टेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1। और इक्वल टू 1 है मतलब क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। थर्ड वाला देखते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ईडी जब इक्वल ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा। और ये कब होगा देखिए, व्हेन विद द गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले डिक्रीजेस। क्या हो रहा है, टोटल आउटले डिक्रीज हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 है। जब लेस देन 1 है तो क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये तीनों भी अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट जो पॉइंट बताने वाला हूं, एग्जाम्पल देने वाला हूं, उस वक्त आपको काम आने वाला है। लिख लिया आपने, चलिए आगे वाला देखते हैं क्या है एग्जाम्पल के साथ। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने 3 कमोडिटीज लिया हुआ है, दिख रहा है आपको, ए, बी और सी। और तीनों कमोडिटी के हम लोगों ने 2 अलग अलग प्राइजेस पे डिमांड क्या हो रही वो देखा है, और टोटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, और उससे हमें पता चला है कि क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है। तो फर्स्ट वाला हम लोग कमोडिटी लेते हैं ए। उसमें देखिए पहला प्राइस क्या है, 6। जब 6 रुपया प्राइस था हम लोगों ने 10 क्वांटिटी डिमांड किया। जैसे ही प्राइस कम हुआ 5 पे आया, हम लोगों ने क्वांटिटी डिमांड कितना कर दिया, 20। हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 हम लोगों ने किया तो हमें क्या मिला, 60। ये क्या है हमारा टोटल आउटले, टोटल एक्सपेंडिचर है, क्या है टोटल आउटले 60 आया। सेकंड वाले का क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हुआ, 100। हेलो, तो जो पहला कमोडिटी था जिसका प्राइस 6 था, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले कितना है, 60 रुपीज। जब प्राइस कम हुआ 5 पे तो हमारा टोटल आउटले इंक्रीज हुआ 100। हेलो, लास्ट वाला याद है, 3 मैंने बताए थे। व्हेन द टोटल आउटले इंक्रीजेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, बाजू में लिखा है देखिए, मतलब कौन सा है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। हेलो, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। समझ में आ रहा है, मैंने बोला था लास्ट वाला जो 3 पॉइंट बता रहा हूँ याद रखो अच्छे से। सेकंड कमोडिटीज के साथ क्या हो रहा है और उसका इलास्टिसिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बी कमोडिटी के जब प्राइस 4 रुपीज थी तो उस वक्त हम लोगों ने 30 क्वांटिटी डिमांड की। जैसी ही प्राइस डिक्रीज हुई 3 पे आई, हम लोगों ने 40 क्वांटिटीज डिमांड कर दी, इंक्रीज कर दी। एज प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। टोटल आउटले फाइंड आउट करते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 120 आया हमारा टोटल आउटले। सेकंड जब डिक्रीज हुआ 3 मल्टीप्लाइड बाय 40 वापस 120 आया। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमारा टोटल आउटले क्या हो रहा है, डज नॉट चेंज आइदर रिमेन कांस्टेंट, दोनों भी एप्लीकेबल हो रहा है। इन दिस केस ईडी इज इक्वल टू 1। हेलो, मतलब ये जो इलास्टिसिटी है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, बराबर है। ठीक है, चलो हमारे सेकंड वाले का भी हमें मालूम पड़ गया। सी कमोडिटी के साथ क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। 2 जब प्राइस था हमने 50 क्वांटिटीज डिमांड किया, जब प्राइस 1 रुपए पे चला गया हम लोगों ने 60 क्वांटिटीज डिमांड कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड करेंगे दोनों को, 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 100 आया टोटल आउटले, 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 हमारा टोटल आउटले आया 60। मतलब यहाँ पे जो टोटल आउटले है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब टोटल आउटले डिक्रीज होता है ईडी क्या होता है, लेस देन 1 होता है, मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होता है। समझ में आ रहा है आपको, हाउ वी कैन फाइंड इट आउट हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या था, जियोमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड बोलते हैं उसको। ये क्यों यूज किया गया, ये भी अल्फ्रेड मार्शल ने ही फाइंड आउट किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मेथड उन्होंने इसलिए लाया क्योंकि जो पहले 2 मेथड था, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या रेशियो मेथड, उससे कुछ पॉइंट्स थे जो डिमांड को पे आते, उस पे हर एक पॉइंट पे
इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने ये मेथड डेवलप किया जिससे कि हम लोग डिमांड कर्व के कोई भी पॉइंट का इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। उसका फॉर्मूला है ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट। हेलो, नहीं समझेगा, थोड़ा समझो, ठीक से समझो। लोअर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट। ये उसका फॉर्मूला है, बट ये इतना लिखना नहीं आपको, एक्चुअल में सॉल्व करते वक्त कुछ अलग है। डिमांड कर्व में भी आइदर लीनियर और नॉन लीनियर, दो तरीके के डिमांड कर्व होते हैं। एक लीनियर होता है मतलब स्ट्रेट लाइन वाला होता है, दूसरा नॉन लीनियर होता है मतलब कर्व वाला होता है। दोनों के साथ कैसे फाइंड आउट करना है चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर डिमांड कर्व के साथ कैसे फाइंड आउट करना है। व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, वी हैव टू एक्सटेंड द डिमांड कर्व एंड टच टू द y एक्सिस एंड x एक्सिस। मतलब डिमांड कर्व जो नॉर्मल होता है बीच में रहता है, पता है, उसको एक्सटेंड करो और उसका एक जो पॉइंट है x एक्सिस तक लेके आओ, ऊपर वाला पॉइंट y एक्सिस तक लेके आओ, उसको टच करो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट x एक्सिस मतलब x एक्सिस पे जो रहेगा वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी, 0, और जो y को टच करेगा उसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी, इनफिनाइट। आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा x एक्सिस आ गया, ये हमारा y एक्सिस आ गया, और ये हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस पे प्राइस है, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है। हम लोग क्या करेंगे, दो तीन डिफरेंट प्राइस एंड क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये पहला कॉम्बिनेशन आ गया P और Q का, ये दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया। चलिए इन सबको ज्वाइन करते हैं। ऐसे ज्वाइन करेंगे कि एक y एक्सिस को टच करेगा और दूसरा x एक्सिस को टच करेगा। ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ये हमारा डिमांड कर्व है। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं। क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो y एक्सिस को टच कर रहा है वो A पॉइंट है, जो x एक्सिस को टच कर रहा है वो कौन सा है, B पॉइंट है, ठीक है। और बीच में जो 3 पॉइंट इंटरसेक्शन वाले उनको भी नाम देते हैं। ऊपर वाले को नाम देंगे P2, जो बीच वाला है उसको P, और जो नीचे वाला है उसको P1 नाम देंगे। ये क्या है, डिफरेंट इंटरसेक्शंस पॉइंट है प्राइस एंड क्वांटिटीज के। अगर मुझे ये डिफरेंट पॉइंट का इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मेथड काम आ रहा है। वो बता रहा है मुझे जो y एक्सिस को टच किया है वो जो है वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इनफिनाइट है। जो P2 पॉइंट है वहां पे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 है। जो P पॉइंट है वहां पे इलास्टिसिटी क्या है, 1 है। जो P1 पॉइंट है वहां पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, और जो B पॉइंट जो x एक्सिस को टच कर रहा है वहां पे इलास्टिसिटी क्या है, 0 है। देखिए ऊपर भी लिखा हुआ था। ये फाइंड आउट कैसे किया, उसका फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है मैं बता देता हूं आपको। फॉर्मूला है P इज इक्वल टू PB डिवाइडेड बाय PA। मतलब अगर P पॉइंट को मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, PB डिवाइडेड बाय PA। मान लो मुझे P2 पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, P2B डिवाइडेड बाय P2A लिखूंगा। हेलो, समझ रहा है मैं बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे आप देख के इमेजिन करो मैं क्या बोल रहा है। अगर मुझे P1 पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, P1B डिवाइडेड बाय P1A। हेलो, तब मुझे मिलेगा P1 का वैल्यू, और वो वैल्यू क्या रहेगा, ED इज लेस देन 1 ही रहेगा, जो ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है। समझ रहे हैं आपको। ये फॉर्मूला से मैं क्या करूंगा, लीनियर डिमांड के साथ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करूंगा। अभी चलिए देखते हैं नॉन लीनियर डिमांड कर्व के साथ इलास्टिसिटी फाइंड आउट कैसे करना है। When the demand curve is non-linear, that means convex. Convex मतलब क्या होता है, ये हमारा जो कर्व होता है उसके ऐसे जो कर्व रहता है वो कॉन्वेक्स होता है, जो ऐसे रहेगा वो कॉन्केव होता है। समझ रहे हैं आपको। जो जिसकी पीठ ओरिजिन की तरफ रहेगी वो क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। टू द मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट AB लाइन। जो कर्व रहेगा ना ऐसे, उसको एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है, वो पॉइंट को टच करनी चाहिए वो लाइन, और वो जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन एक x एक्सिस को टच करनी चाहिए, एक y एक्सिस को टच करनी चाहिए, तब जाके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे, चलो डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ये उसका फॉर्मूला है, ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट, जो पहले देखा था वही है, डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट। ड्रॉ करेंगे डायग्राम और मालूम करेंगे कैसे फाइंड आउट करना है। x एक्सिस आ गया, y एक्सिस आ गया, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड दोनों लिख दिया, ओरिजिन आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक देखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पे हमें एक कर्व ड्रॉ करना है। कर्व से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डिमांड कर्व ले रहा हूँ। ये देखिए, ये पहले लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बट पहले क्या आएगा, कर्व आएगा। ये कर्व है, उसको टेंजेंट लाइन हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, जो पहले ही मैंने ड्रॉ कर दी थी AB लाइन। और जो ये AB लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट जो है वो पॉइंट है E पॉइंट, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर मुझे फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट E, तो मैंने E पॉइंट को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ की जो थी AB,
और अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इलास्टिसिटी क्या है ई पॉइंट पे, तो उसका फॉर्मूला है EB डिवाइडेड बाय EA। क्या फॉर्मूला है? EB डिवाइडेड बाय EA। और जब ये मैं फाइंड आउट करने के बाद अगर मुझे ये फाइंड आउट हुआ कि ED, ये देखिए वहां पे मैंने लिखा है EB इज इक्वल टू EA, अगर मुझे आया फॉर्मूला में, मतलब दोनों भी सेम आया, आंसर मेरा 1 आ गया, तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। अगर आंसर मेरा 1 से ज्यादा आ गया तो मेरा जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, मतलब सेकंड पॉइंट EB इज ग्रेटर देन EA आया तो क्या है मेरा पॉइंट? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। और अगर मेरा आंसर 1 से कम आया तो मेरा थर्ड पॉइंट आएगा, EB इज लेस देन EA आया तो मेरा जो इलास्टिसिटी हो वो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहलाएगा। हेलो, समझ रहा है? वापस एक बार बता रहा हूँ कि अगर मेरा आंसर 1 आया तो मेरी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। अगर मेरा आंसर 1 से ज्यादा आया तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। अगर आंसर 1 से कम आया तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहलाएगा। दोनों में वही है, आंसर आपका क्या आ रहा है उसके ऊपर डिसाइड करता है कि हमारा इलास्टिसिटी कौन सा है और किस तरीके का है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? टोटल 3 मेथड देखे, रेशो मेथड और परसेंटेज मेथड, दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा जियोमेट्रिक मेथड। रेशो और परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या है? क्या था? परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन प्राइस। टोटल एक्सपेंडिचर्स का क्या था? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड। और हमारा जो जियोमेट्रिक मेथड है उसका क्या है? लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट। ये 3 फॉर्मूला याद रखने और उसके एग्जांपल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो जरूर बताना कमेंट में, मैं और अच्छी तरीके से और एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसे लगा। तब तक मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।